राम मंदिर हिंदुस्तान की सियासत का एक ऐसा मुद्दा जिसके नाम पर सरकारें आई और गई हैं। पिछले कुछ वक्त से ये मुद्दा लगातार सुर्खियों में रहा है। उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री कल्याण सिंह की मृत्यु के बाद पुनः ये मुद्दा चर्चा में है, पर जब भी ये मुद्दा चर्चा में आता है तो एक अर्धसत्य भी इसके साथ बाहर आता है। अर्धसत्य की भाजपा, शिवसेना जैसी हिंदूवादी पार्टियां ही राम मंदिर बनाना चाहती थी, पर आज मैं क्षितिज चुनावनामा के माध्यम से आपको बताऊंगा कि कांग्रेस पार्टी भी राम मंदिर बनाना चाहती थी। बात को समझने के लिए इतिहास में जाते हैं, कुछ एक साल पीछे नहीं, कई साल पीछे, साल 1948 में जाते हैं। उस साल प्रदेश में चल रही अंतरिम विधानसभा के लिए अयोध्या सीट पर उपचुनाव था। समाजवादियों की तरफ से आचार्य नरेंद्र देव ताल ठोक रहे थे, जिनसे मुख्यमंत्री पंडित गोविंद बल्लभ पंत खार खाए हुए थे और वे नहीं चाहते थे कि नरेंद्र देव किसी भी कीमत पर चुनाव जीते। पर आचार्य नरेंद्र देव को फैजाबाद और अयोध्या के मुसलमानों का समर्थन हासिल था, तो वोटों का पोलराइजेशन होना तय था। ऐसे में कांग्रेस ने एंटी पोलराइजेशन की रणनीति अपनाई, बाबा राघवदास को उम्मीदवार बनाया, जो कि एक तरह से कांग्रेस के राजनीतिक साधु ही थे। उनके पक्ष में एक बहुत बड़ी बात थी कि उन्होंने अयोध्या में राम जन्म स्थान की मुक्ति का सवाल पहले से ही उठा रखा था। ऊपर से कांग्रेस तब तक गुजरात के जूनागढ़ में सोमनाथ मंदिर का निर्माण करवा चुकी थी, तो हिंदू राष्ट्रवाद से कांग्रेस की नजदीकी दिख ही रही थी। ऐसे में कांग्रेस ने प्रचार किया कि नरेंद्र देव मंदिर विरोधी हैं। इस प्रचार ने काम भी किया। आचार्य नरेंद्र देव बाबा राघवदास से चुनाव हार गए। यह भारतीय लोकतंत्र में राम जन्मभूमि मुद्दे का पहला टेस्ट साबित हुआ, जिसे भाजपा के गठन से काफी पहले कांग्रेस ने अंजाम दिया। अब इससे लगभग एक साल आगे चलते हैं। तारीख थी 23 दिसंबर 1949। इस तारीख को अयोध्या में बाबरी मस्जिद के अंदर भगवान राम की मूर्ति पाई गई थी। राम भक्त जो सालों से इस स्थान को राम जन्मभूमि बता रहे थे, उन्होंने तर्क दिया कि अपना दावा मजबूत करने के लिए भगवान राम खुद प्रकट हुए हैं। पर ऐसे तर्कों को विज्ञान और कानून नहीं मानता, तो तहकीकात हुई। सच सामने आया कि कुछ मंदिर समर्थकों ने मूर्ति को मंदिर में रखवाया है और जिला कलेक्टर भी उनका साथ दे रहे हैं। हर तरफ तहलका मच गया, मुसलमान सड़कों पर आ गए। उनका सवाल था कि क्या विभाजन के बाद इस देश में मुसलमानों के साथ ऐसा ही सलूक किया जाएगा। उन्होंने अपनी निगाहें नेहरू पर डाली। नेहरू भी फौरन एक्शन में आए और मूर्ति हटाने का आदेश दिया, पर फैजाबाद डीएमके के नायर ने कानून स्थिति बिगड़ने का हवाला दे आदेश मानने से इनकार कर दिया। उनके समर्थन में उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री गोविंद बल्लभ पंत आए। हालात देखते हुए नेहरू को भी झुकना पड़ा। केंद्र और राज्य दोनों जगह कांग्रेस की सरकार के रहते हुए मूर्ति की पूजा अर्चना शुरू हुई। इसके बाद अगला बड़ा राजनीतिक हस्तक्षेप 1986 में हुआ। 1 फरवरी 1986 को फैजाबाद के जिला एवं सत्र न्यायाधीश कृष्ण मोहन पांडे ने मंदिर का ताला खोलने की अपील पर सुनवाई के दौरान फैजाबाद के जिलाधिकारी इंदु कुमार पांडे और एसएसपी कर्मवीर सिंह को कोर्ट में तलब किया। कोर्ट ने कर्मवीर सिंह से पूछा था कि क्या ताला खोलने से कानून व्यवस्था बिगड़ सकती है। इस पर कर्मवीर सिंह ने अदालत को बताया कि ताला खोलने से कानून व्यवस्था के बिगड़ने की कोई आशंका नहीं है। ताला खुला तो उन्हें कोई ऐतराज नहीं होगा। न्यायाधीश कृष्ण मोहन पांडे ने उसी शाम 4:40 पर ताला खोलने का आदेश दे दिया। न्यायाधीश के आदेश देने के बमुश्किल 40 मिनट बाद 5:20 पर ही जिलाधिकारी इंदु कुमार पांडे और एसएसपी कर्मवीर सिंह राम जन्मभूमि मंदिर पहुंचे और उन्होंने गेट पर लगे ताले खोल दिए। हिंदुस्तान में ऐसा पहली बार हुआ था जब अदालत के आदेश के 40 मिनट के भीतर ही उसकी तामील हुई हो, और ऐसा बिना सरकार की सहमति के हुआ हो। ये सोचना भी बेईमानी होगी। इस दौर में सिर्फ ताला खोलना ही ऐसी घटना नहीं थी जिससे राजीव सरकार के दिल की बात सामने आती हो, और भी बहुत कुछ हुआ था। राजीव ने अपने चुनाव प्रचार की शुरुआत अयोध्या से की। 1989 में राजीव सरकार के गृह मंत्री बूटा सिंह और मुख्यमंत्री नारायण दत्त तिवारी के सक्रिय सहयोग से मंदिर का शिलान्यास हुआ। चुनाव को देखते हुए शिलान्यास विवादित जगह पर कराया गया। साथ ही दूरदर्शन में रामायण आने लगा और जनता हर रविवार उसे देखने टीवी सेट से चिपक जाने लगी। सिग्नल ना आने पर छत पर एंटीना हिलाया जाता था, और ये सब भगवान राम पर श्रद्धा रखकर किया जा रहा था। पर यह श्रद्धा सिर्फ तब की कांग्रेस सरकार के ही पक्ष में नहीं थी। इससे विश्व हिंदू परिषद के पहले से चले आ रहे राम जन्मभूमि मुक्ति आंदोलन को भी बल दिया। अशोक सिंघल जैसे नेता बिना घूमे घर घर पहुंचने लगे
और माहौल राममय होता गया। इसी दौर में बीजेपी का नेतृत्व भी बदला। अटल नेपथ्य में चले गए और आडवाणी राष्ट्रीय अध्यक्ष बन गए। उन्होंने शाहबानो मामले पर पहले से राजीव सरकार को घेरा हुआ था। ऊपर से राम मंदिर के लिए बनते माहौल से उन्हें हिंदू वोटों की महक और ज्यादा आने लगी। अब बीजेपी राम मंदिर आंदोलन में कूद गई। रथ दौड़ाया गया और हर तरफ नारा गूंजने लगा, सौगंध राम की खाते हैं, मंदिर वहीं बनाएंगे। कि जहाँ राम का जन्म हुआ था, जहाँ राम का जन्म हुआ था, मंदिर वहीं बनाएंगे। मंदिर तो तब नहीं बना, पर बीजेपी के लिए रास्ता बन गया। सीटें 50 और फिर 100 के पार तक चली गई। कांग्रेस को पहली बार दमदार विपक्ष मिला तो उसने बीजेपी को कट्टर हिंदुवादी कहना शुरू किया। अब कांग्रेस का हिंदुत्व सॉफ्ट हिंदुत्व बन गया था और अब राम मंदिर उनके लिए महत्वहीन हो गया था। पर वो किसी और को भी विवाद सुलझाने नहीं देना चाहती थी, क्योंकि ये उसकी राजनीति की मिट्टी पलेत कर देता और इसकी एक बानगी प्रधानमंत्री चंद्रशेखर के कार्यकाल में देखने को मिली। दरअसल चंद्रशेखर ने सिर्फ एक सवाल पर दोनों पक्षों को आमने सामने बिठा दिया था कि क्या उस जगह पर मस्जिद से पहले कोई हिंदू ढांचा था। इस प्रश्न पर उस द्विपक्षीय वार्ता के 6 दौर हुए। शरद पवार, भैरव सिंह शेखावत और मुलायम सिंह यादव इन बैठकों में पर्यवेक्षक के तौर पर आते थे। 6ठे दौर में जब मुस्लिम पक्ष को मंदिर के प्रमाण के खंडन में अपना प्रमाण देना था, तब वे लोग नहीं आए। इसके बाद प्रधानमंत्री चंद्रशेखर ने अध्यादेश लाने का फैसला किया। चंद्रशेखर सरकार के रहते दोनों तरफ के विशेषज्ञों ने कुल 6 बैठकें की। कोई करीब 7000 पन्नों के दस्तावेज की अदला बदली हुई। 6 फरवरी 1991 की 5वीं बैठक में सरकार ने तय किया कि दोनों पक्षों के लिए कागजों की मूल अभिलेखों के साथ जांच होगी। पर तभी चंद्रशेखर सरकार असमय गिर गई और समझौता होते होते रह गया। वैसे तो सरकार गिरने का कारण राजीव गांधी की जासूसी बताया गया, पर हेमंत सिंह जैसे पत्रकार इसे अयोध्या मामले से जोड़कर देखते हैं। बहरहाल चंद्रशेखर के बाद नरसिम्हा राव सत्ता पर आए। इस वक्त तक मंडल और कमंडल की सियासत असर डालने लगी थी। भाजपा में उमा भारती, साध्वी रितंभरा जैसे नेता लाइमलाइट पर आने लगे थे। जमीन समतल करने की बात हो रही थी। यूपी में कल्याण सिंह का राज था तो चिंता की कोई बात भी नहीं थी। इसलिए मंच से नारा भी लगता था, एक धक्का और दो, बाबरी मस्जिद तोड़ दो। और आखिरकार ये नारा सच हो भी गया। 6 दिसंबर 1992 को कार सेवकों ने बाबरी मस्जिद गिरा दी। लेकिन इस दौरान केंद्र की कांग्रेस सरकार क्या कर रही थी, इसका वर्णन कांग्रेस के खानदानी निष्ठावान माखनलाल फोतेदार ने अपनी आत्मकथा चिनार लीव्स में किया है। उनके अनुसार, मैंने प्रधानमंत्री से फोन पर अनुरोध किया कि सुरक्षा बलों से कहें कि फैजाबाद में तैनात वायुसेना के हेलीकॉप्टरों से आंसू गैस के गोले चला कार सेवकों को खदेड़ें। राव साहब ने कहा, यह मैं कैसे कर सकता हूँ, यह राज्य सरकार का काम है। मैंने उनसे फिर कहा, कम से कम एक गुंबद तो बचा लीजिए, ताकि बाद में हम उसे शीशे में रख लोगों को दिखला सकें कि बाबरी मस्जिद बचाने की हमने पूरी कोशिश की। प्रधानमंत्री चुप रहे और थोड़ी देर बाद बोले, फोतेदार जी, मैं आपको दोबारा फोन करता हूँ। अगर फोतेदार की बात को गांधी परिवार का नरसिम्हा राव के खिलाफ चला पैतरा भी माने, तब भी नरसिम्हा राव को पूर्णतः बरी नहीं किया जा सकता है, क्योंकि कई मीडिया रिपोर्ट बताती हैं कि 6 दिसंबर को वो पूरा दिन अपने घर में पूजा करते रहे और उन्होंने पूजा तभी बंद की जब बाबरी मस्जिद गिर गई। कुछ लोग कहते हैं कि उन्होंने राजधर्म पर व्यक्तिगत धर्म को तवज्जो दी, तो कुछ कहते हैं कि वो मस्जिद को इसलिए गिरना देना चाहते थे ताकि भाजपा का सबसे बड़ा चुनावी मुद्दा समाप्त हो जाए। बहरहाल इनमें से सच चाहे कुछ भी हो, पर मस्जिद गिरने के बाद केंद्र सरकार ने राज्य की कल्याण सिंह सरकार को बर्खास्त कर दिया। हालांकि कहा जाता है कि कल्याण सिंह पहले ही इस्तीफा दे चुके थे। खैर, इसके बाद प्रदेश में राष्ट्रपति शासन लागू कर दिया गया। पर राष्ट्रपति शासन लगने के 36 घंटे बाद तक नरसिम्हा राव सरकार चुपचाप हाथ पर हाथ धरे बैठी थी। सुरक्षा बलों की कार्रवाई को रोके रखा गया। राष्ट्रपति शासन के दौरान ही विवादित भूमि पर अस्थायी मंदिर बनाकर सारा आरोप भाजपा पर डाल दिया गया और कांग्रेस मौन रही। कांग्रेस की तरह ही इतिहासकार भी मौन रहे और ये इतिहास हमें कभी बताया ही नहीं गया कि कांग्रेस राम मंदिर बनाना चाहती थी। वो तो भाजपा की आक्रामक नीतियां थी जिसने उसे पीछे हटने को मजबूर कर दिया। बाकी दोनों पार्टियों में से किसकी नीति सही है, ये समझना आपका काम है। आप सोचिए और जानिए कि वोटों का ध्रुवीकरण कैसे कैसे होता है, क्योंकि यही राजनीति है और हर पार्टी राज करने के लिए यही नीति अपनाती है। शुक्रिया।